हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और पढ़ाई एकदम से बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम टॉपिक क्या रहेगा, क्लास 9th का फिजिक्स चल रहा था। इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ चुके थे। हम पढ़ चुके थे कि भौतिक राशियां क्या हैं, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, मूल राशियां क्या हैं, व्युत्पन्न राशियां क्या हैं, पूरक राशियां क्या हैं, सदिश राशियां क्या, अदिश राशियां क्या। इसके बाद की क्लास में हमने पढ़ा था कि जो भौतिक राशियां इसका मापन कैसे करते हैं। तो इसकी प्रणालियां 4 बताई थी। एक होती है एमकेएस, एक होती है सीजीएस, एक होती है एफपीएस और एक होती है एसआई प्रणाली। ये सब चीजें हमने बेसिक चीजें पढ़ ली थी। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, वो है वेग, विस्थापन, त्वरण। समझ में आया? वेग, विस्थापन, त्वरण, दूरी, चाल, गत्यावस्था, विरामावस्था, वेग और जो है चाल में अंतर, दूरी और विस्थापन में अंतर। तो ये सब चीजें आज हम इस वाली क्लास में पढ़ेंगे। तीसरी क्लास है हमारी ये वाली गति वाले चैप्टर की। उम्मीद है आप सभी लोग जो है पहली वाली दोनों क्लासें लेके आए होंगे, और अगर आप लोगों ने वो दोनों क्लासें नहीं ली हैं तो मेरे भाई वो दोनों क्लासें आप जरूर देखेंगे। समझ में आया? क्योंकि बेसिक चीजें हैं वो वाली फिजिक्स की। बेसिक ये भी यहाँ पे वेग, विस्थापन, त्वरण जो है ये भी क्या है, वो छोटी सी चीजें हैं, बेसिक बेसिक चीजें हैं। तो ये चीजें पढ़ेंगे, लेकिन वो वाली क्लास सभी लोग जो है जरूर देख के आए होंगे, ये हमें ऐसा उम्मीद है। ऐसी हमें क्या है, उम्मीद है। तो देखो इधर, तो आज जो हमारा लेक्चर 3 रहने वाला है, तीसरी क्लास है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, गत्यावस्था पढ़ेंगे, ब्रह्मावस्था पढ़ेंगे, दूरी पढ़ेंगे, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, दूरी तथा ये सब चीजें पढ़ेंगे। ठीक। पहला पॉइंट हमारा चीज ये है कि जब हमारे चैप्टर का नाम गति है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, हमारे चैप्टर का नाम गति है, तो हमें सबसे पहले गति के बारे में पता हो। किसके बारे में भाई हमारे पता हो? हमें, हम लोगों को गति के बारे में पता हो। गति का मतलब होता है गत्यावस्था। गति का मतलब क्या है, गत्यावस्था, मोशन। देखो इधर, गत्यावस्था क्या है, एक गत्यावस्था होती है और एक होती है ब्रह्मावस्था। वस्तु की दो अवस्थाएं होती हैं, एक होती है गत्यावस्था मेरे भाई, और एक कौन सी होती है, विरामावस्था। दो अवस्थाएं होती हैं। तो ये चीजें हम पढ़ेंगे कि गत्यावस्था क्या है, ब्रह्मावस्था क्या है। देखो इधर, गत्यावस्था क्या है, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो वो वस्तु किसमें मानी जाएगी, गत्यावस्था में। उदाहरण समझ लो, हम एकदम से टहल रहे हैं, टहल रहे हैं इसका मतलब क्या, हम एकदम से रनिंग करने गए हैं। तो रनिंग करने गए हैं तो समय के साथ हमारी स्थिति क्या हो रही है, बदल रही है। अभी हम इस पॉइंट पे थे, अगर हम रनिंग कर रहे हैं तो 2 सेकंड के बाद थोड़ा आगे होंगे, 3 सेकंड के बाद और आगे होंगे, 10 सेकंड के बाद और आगे होंगे। इसका मतलब क्या है, समय बदल रहा है और समय के साथ हमारी स्थिति में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा गत्यावस्था। ठीक। अब विरामावस्था क्या, अगर हम ऐसे खड़े हैं एक जगह पे, ऐसे खड़े हो गए, ऐसे करके खड़े हो गए, यहाँ पे ऐसे खड़े हो गए हैं, तो हम किस अवस्था में बोले जाएंगे, विरामावस्था में। क्योंकि भाई हमारे, क्योंकि समय के साथ हमारी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा। हम ऐसे खड़े हैं, ऐसे ही खड़े हैं, समझ में आया? समय बदल रहा है लेकिन हमारी स्थिति इधर से उधर नहीं हो रही, तो हम किस अवस्था में बोले जाएंगे, विरामावस्था में बोले जाएंगे। ये हमारा बोर्ड यहाँ पे लगा है, अभी यहाँ पे लगा, अभी हम सुबह आएंगे, ये हमें बाहर थोड़ी नहीं मिलेगा जाके, क्या बाहर मिलेगा बताओ? अभी यहाँ पे है, तो अगर हम सुबह आएंगे यहाँ पे मिलेगा, तीसरे दिन आएंगे तब भी यहाँ पे मिलेगा, 10वें दिन आएंगे यहाँ पे मिलेगा। तो अब समय के साथ इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये किस अवस्था में बोला जाएगा, ब्रह्मावस्था में। तो भाई हमारे सबसे पहले हम गत्यावस्था हेडिंग के बारे में लिखेंगे, फिर किसके बारे में लिखेंगे, ब्रह्मावस्था के बारे में। तो गत्यावस्था क्या, यदि कोई वस्तु, हेडिंग डाल के लिखते जाएंगे साथ साथ में, यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु समय के साथ, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है, स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है, तो वह वस्तु, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तो वह गत्यावस्था में, गत्यावस्था में होती है। तो वह किस अवस्था में मानी जाती है, तो वह गत्यावस्था में होती है, या उस वस्तु की अवस्था को क्या बोला जाता है, गत्यावस्था कहते हैं। तो उस वस्तु की अवस्था को कौन सी अवस्था बोला जाता है, गत्यावस्था
कहते हैं। दूसरे नंबर पे हमें लिखना है विरामावस्था के बारे में। तो सेकंड हेडिंग लिखेंगे विरामावस्था। विरामावस्था यहां पे लिखेंगे यदि कोई वस्तु समय के साथ यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है तो उसे विरामावस्था में माना जाता है। या ऐसे लिख देंगे यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है तो उस वस्तु की अवस्था को क्या बोला जाता है? विरामावस्था कहते हैं। गत्यावस्था में लिख देंगे यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है तो उस वस्तु की अवस्था को क्या बोला जाता है? गत्यावस्था कहते हैं। 2 पॉइंट क्लियर हो गए हैं, समझ में आया? विरामावस्था क्या है और गत्यावस्था क्या है। इसके बाद हमें तीसरे नंबर पे पढ़ना है दूरी के बारे में। तीसरे नंबर पे किसके बारे में पढ़ना है? दूरी के बारे में। तो तीसरा हेडिंग यहाँ पे लिखेंगे हम दूरी। तीसरे नंबर पे हेडिंग में हमें क्या लिखना है? दूरी लिखना है। देखो इधर दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, दोनों एक साथ में समझेंगे। दूरी और विस्थापन क्या है, फिर एक साथ में दोनों चीजें लिखेंगे। देखो इधर ये यहाँ पे अभी हमें मालूम है कि दूरी क्या है, कि आप जो है स्कूल जाते हैं, ऐसे मान लिया यहाँ पे ये ए पॉइंट पे स्कूल है और ये ए पॉइंट पे घर है और बी पॉइंट पे हमारा स्कूल है। ए पॉइंट पे घर है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है? हमारा स्कूल है। हमें डेली मालूम है, हमारे पापा ने बताया हमारे घर से हमारा स्कूल जो है 5 किलोमीटर है। मालूम है हमारे घर से हमारा स्कूल कितने किलोमीटर है? 5। सभी को मालूम है हमारा 5 है, हमारा 10 है, हमारा 15 है, हमारा 20 है। लेकिन दूरी होता क्या है, वो चीज समझना है कि दूरी होता क्या है। देखो इधर दूरी क्या है, ये हमारा यहाँ पे घर है, यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पे हमारा है घर। इस वाले पॉइंट पे हमारा क्या है? घर। इस वाले पॉइंट पे हमारा क्या है? स्कूल है। पापा ने बता दिया हमारे कि भाई हमारा जो है घर स्कूल से 5 किलोमीटर पर है। तो घर स्कूल से 5 किलोमीटर पर है, यानी कि हमारे घर से दूरी जो है स्कूल की दूरी कितनी है? 5 है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है? 5। दूरी का मतलब ये होता है कि जो हमारे घर से लेकर के हमारे स्कूल का ये जो रास्ता है, ये क्या है? रास्ता है। इसी रास्ता की जो लंबाई है, इस रास्ता की क्या है? इस रास्ता की जो लंबाई है उसी को क्या बोला जाता है? दूरी। रास्ते की लंबाई क्या है? दूरी है। समझ में आया? रास्ते की लंबाई को क्या बोला जाता है? दूरी। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। पथ मतलब होता है रास्ता, कि हमारे द्वारा तय किया हमारे स्कूल से हमारे घर का जो रास्ता है, उस रास्ते की जो लंबाई है वो लंबाई 5 किलोमीटर है। उसी लंबाई को नाम दे दिया गया है दूरी। तो ये हो गया है वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को क्या बोला जाता है? दूरी। दूर के मात्रक सीजीएस में हो जाएगा सेंटीमीटर, एमपीएस में क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा, और जो एफपीएस में क्या हो जाएगा? फुट हो जाएगा। अब विस्थापन क्या है, ये तो हमें भैया समझ में आ गई है कि दूरी जो है पथ की लंबाई है। तो फिर विस्थापन क्या है? विस्थापन भी समझो, विस्थापन भी समझ में आएगा। विस्थापन जो है प्रारंभिक बिंदु से लेकर के अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी है। कौन सी दूरी है? न्यूनतम दूरी। विस्थापन को हम ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे ऐसे करके ये ए पॉइंट है, ये है बी पॉइंट, और ये वाला कौन सा पॉइंट है? सी पॉइंट। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए से लेकर के बी तक के बीच की दूरी हमने मान ली है 2 किलोमीटर। ए से बी तक के बीच की दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर। बी से लेकर के सी तक के बीच की दूरी हमने मान ली है ये है 3 किलोमीटर। तो अगर हमसे बोला जाए ए से लेकर के कोई वस्तु ए से लेकर के सी तक जाएगी तो वह कितनी दूरी तय करेगी, तो रास्ते की टोटल लंबाई ए से लेकर के सी तक जो रास्ते की टोटल लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी? 2 ये हो जाएगी, 3 ये हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर हो जाएगी। अब विस्थापन क्या है? विस्थापन है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। प्रारंभिक बिंदु मतलब जो है इनिशियल पॉइंट, ये है प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट, ठीक। अंतिम बिंदु का मतलब होता है फाइनल पॉइंट, ये है फाइनल पॉइंट।
जो प्रारंभिक बिंदु है और जो अंतिम बिंदु है, इनके बीच की जो सबसे कम दूरी होगी उसी को क्या बोला जाएगा, उसी को बोला जाएगा विस्थापन। तो विस्थापन क्या हो जाएगा यहां से, अगर इस वस्तु का विस्थापन निकालेंगे तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो सबसे कम दूरी है यही तो है। समझ में आया? और इस वाली दूरी को हम क्या बोलेंगे, इस वाली दूरी को हम बोलेंगे विस्थापन। ये विस्थापन क्या हो गया, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। समझ में आया? विस्थापन भी क्या है, दूरी है। विस्थापन भी क्या है, दूरी है। वो कौन सी दूरी है, हम जहां से चलना स्टार्ट किए हैं और जहां तक हम गए हैं वहां से जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी, कोई शॉर्टकट रास्ता होगा, उस शॉर्टकट रास्ते से जाए, जो सबसे कम वाली दूरी होगी उसी सबसे कम वाली शॉर्टकट रास्ते वाली जो दूरी होगी उसी को क्या बोला, विस्थापन। समझ में आया? विस्थापन है। तो विस्थापन प्रारंभिक बिंदु से लेकर के अंतिम बिंदु के बीच की क्या है, न्यूनतम दूरी है। इन दोनों का मात्रक सेम रहेगा, इसका भी मात्रक वही है, इसका भी मात्रक वही है। अब भाई हम इनकी दोनों की हम परिभाषाएं लिख देंगे। देखो इधर परिभाषा में क्या लिखेंगे, लिखेंगे वस्तु द्वारा तय किए गए दूरी में लिखेंगे वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। और इसमें लिख देंगे यह एक अदिश राशि है, इसी में लिख देंगे यहाँ पे यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है और इसका जो एसआई मात्रक है, तीनों पद्धतियों में मात्रक लिखे हैं दूरी के, इसका एसआई मात्रक मीटर है। पीछे हमने बताया है, तीनों पद्धतियां बताई है, समझ में आया? इसका एसआई मात्रक क्या है, मीटर है। एसआई मात्रक और एमकेएस मात्रक में भी दोनों का मीटर सेम रहता है। सीजीएस में सेंटीमीटर हो जाता है, पीएस में फुट हो जाता है। दूरी के बाद हमें जो दूसरी हेडिंग पढ़नी है वो है विस्थापन। तो यहाँ पे भाई हमारे हेडिंग लिखेंगे विस्थापन, भाई भी लिखेंगे, बहन भी लिखेंगे, सब लिखेंगे। ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं मेरे भाई हेडिंग लिखेंगे तो सिर्फ भाई नहीं लिखेंगे, भाई के साथ साथ बहनें भी लिखेंगे। समझ में आया? कौन कौन लिखेंगे, भाई भी लिखेंगे और बहन भी लिखेगी। देखो इधर विस्थापन क्या है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोला जाता है, विस्थापन कहते हैं। और इसमें एक अंतर हो जाएगा, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर है। किसका एसआई मात्रक मीटर है, दूरी का जो एसआई मात्रक है मीटर है, विस्थापन का जो एसआई मात्रक है क्या है, मीटर है। दोनों का ही एसआई मात्रक मेरे भाई क्या है, मीटर है। अगला पॉइंट हमें लिखना है यहाँ पे चाल। देखेंगे चाल क्या है। अब दो चीजें हम एक साथ में पढ़ेंगे, एक चाल और एक वेग। क्या चीज पढ़ेंगे, चाल और वेग एक साथ में समझेंगे, फिर हम दोनों चीजें देखेंगे। देखो इधर चाल और वेग क्या है, ऐसे समझेंगे। ये मान लिया यहाँ पे ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये क्या है, बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और एक क्या है, बी पॉइंट है। तो ये दूरी हमने मान ली है 5 मीटर। दूरी कितने मीटर मान ली है हमने, 5 मीटर दूरी मान ली है। और हम ए से गए बी तक, हम ए से कहां तक गए, बी तक, और ए से बी तक पहुंचने में हमें 2 सेकंड का समय लगा। कितने सेकंड का समय लगा, 2 सेकंड का समय लगा।
तो जो दूरी है वो 5 मीटर दूरी हम कितने समय में चले, 2 सेकंड में। तो दूरी में अगर हम मतलब जो दूरी में अगर हम समय का भाग दे देंगे तो इसको बोला जाएगा चाल। इसको क्या बोला जाएगा, चाल। परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं कि दूरी तथा समय के अनुपात को क्या बोला जाता है, चाल कहते हैं। दूरी तथा समय के अनुपात को क्या बोला जाता है, चाल कहते हैं। या ऐसे हम चाल की परिभाषा लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखो इधर ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 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 चाल हमने बताया, चाल बराबर क्या होता है, हम दूरी में भाग किसका दे देंगे, दूरी में भाग दे देंगे समय का। जितनी दूरी तय की हमने उसमें कितना समय लगा, उस समय का दूरी में भाग दे देंगे तो नई राशि आएगी, वो राशि क्या बोली जाएगी, चाल बोली जाएगी। तो अगर इस समय को 1 मान लिया जाए, समय को क्या मान लिया जाए, 1 मान लिया जाए, तो चाल जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, दूरी के। तो परिभाषा में यही लिख देंगे, या तो परिभाषा में ऐसे लिख सकते हैं, दूरी तथा समय के अनुपात को क्या बोला जाता है, चाल कहते हैं। या तो इसकी परिभाषा ये बोल देंगे, समय को हमने क्या मान लिया, 1, तो चाल किसके बराबर हो जाएगी, दूरी। समझ में आया। तो समय 1 मान लेंगे तो एकांक समय में क्या मान लिया हमने, एकांक समय में जो तय की गई दूरी है उसी को क्या बोल दिया जाएगा, चाल बोल दिया जाए, सीधी सी बात है। और चाल जो है दूरी से मिलकर बना है, दूरी अदिश राशि है, तो ये भी कैसी राशि हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। तो चाल एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। और इसका मात्रक लिखेंगे तो मात्रक इसके सूत्र से लिखेंगे, मात्रक क्या होता है, दूरी बराबर, वो चाल बराबर क्या है, चाल बराबर है दूरी, और दूरी बटे क्या है, समय। तो चाल का जो मात्रक होगा दूरी बटे समय के मात्रक के बराबर होगा। तो दूरी का मात्रक क्या है, मीटर है, और समय का मात्रक क्या है, सेकंड है। तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड, और ये कैसी राशि, अदिश राशि। ऐसे ही सेम वेग हो जाएगा, क्या होगा, वेग। वेग होगा विस्थापन में भाग किसका दे देंगे, विस्थापन में अगर हम समय का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। तो परिभाषा ऐसे लिख देंगे, विस्थापन तथा समय के अनुपात को क्या बोला जाता है, वेग कहते हैं। या दूसरे तरीके से इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसका समय 1 मान लिया जाए तो विस्थापन किसके बराबर हो जाएगा, वेग के बराबर हो जाएगा। तो एकांक समय में वस्तु में हुए विस्थापन को क्या बोला जाएगा, वेग कहते हैं। तो वेग जो है वो विस्थापन से मिलकर बना, विस्थापन सदिश राशि है, तो वेग भी कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी। ये पॉइंट याद रखने हैं। दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, चाल अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, तो वेग का भी मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि ऊपर विस्थापन है, विस्थापन का मात्रक मीटर, और अपान में समय है, समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड। तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो भाई हम दोनों की परिभाषाएं लिखेंगे, नहीं भाई ही लिखेंगे, और भाई के साथ साथ कौन भी लिखेगा, बहन भी लिखेंगे। देखो इधर, तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें, सबसे पहले लिखना है इसमें चाल। सबसे पहले मेरे भाई क्या लिखना है हमें, चाल लिखना है। देखो इधर चाल लिखेंगे, चाल क्या है, चाल है एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोला जाता है, चाल। तो यहां पे लिखेंगे एकांक समय में, एकांक समय में, एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को, एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई, तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अगर हम चाल का सूत्र लिखेंगे, अर्थात चाल बराबर अगर लिखेंगे तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। चाल बराबर मेरे भाई क्या हो जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। इसके बाद अब हम किसकी परिभाषा लिखेंगे, चाल के बाद हम परिभाषा लिखेंगे, यहाँ पे चाल के बाद हम परिभाषा लिखेंगे वेग की। इसकी परिभाषा लिखेंगे वेग की। तो अगली हेडिंग हमें लिखना है मेरे भाई वेग। क्या लिखना है, वेग। वेग में अभी हमने बताया क्या है, वेग है एकांक समय में वस्तु में हुए विस्थापन को क्या बोला जाता है, वेग। तो ऐसे लिख देंगे, एकांक समय के विस्थापन को, एकांक समय के, एकांक समय के विस्थापन को, एकांक समय के विस्थापन को वेग कहते हैं, वेग कहते हैं। और एक चीज और लिख देना इसमें, अर्थात चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय। इसमें एक पॉइंट और जोड़ देना है, यह एक अदिश राशि है, यह एक कैसी राशि है, अदिश राशि है, ये भी लिख देना है, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक
मीटर प्रति सेकंड है। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। अब यहाँ पे क्या लिख रहे थे, एकांक समय के विस्थापन को वेग कहते हैं, अर्थात वेग बराबर क्या हो जाएगा, वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन अपॉन समय। विस्थापन और अपॉन में क्या होगा, विस्थापन अपॉन में होगा समय। और ये जो है वो कैसी राशि है, ये एक सदिश राशि है। तो ये वाला पॉइंट लिख देंगे, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। और इसका SI मात्रक क्या है, इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। यह एक कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। किसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, वेग का भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड है और चाल का भी मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड है। तो हमने ये चीजें पढ़नी है, विरामावस्था, गत्यावस्था, ठीक है, दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, वेग क्या है, त्वरण क्या है। अब वेग पढ़ लिया है, अब हम त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, त्वरण के बारे में। तो त्वरण हेडिंग लिख देंगे, त्वरण। क्या लिखेंगे, त्वरण। देखो इधर त्वरण क्या है, किसी वस्तु में या तो जो है वेग बढ़ रहा है, लगातार वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो इधर कैसे बढ़ रहा है, पहले वेग था उसका 20, 20 से क्या हो गया 40, 20 से क्या हो गया 40, और जो है या उसका 40 से कितना हो गया 20। चला रहे हैं धड़ाधड़, पहले हम 20 की मतलब उससे चल रहे थे, फिर हमारी क्या हो गई 40, 20 से वेग हमारा कितना हो गया 40। वेग में परिवर्तन हुआ, पहली वाली कंडीशन समझो, फिर दूसरी कंडीशन समझेंगे। वेग 20 से कितना हो गया 40 हो गया, तो वेग मेरा 20 से 40 हो गया। तो अगर हम वेग में परिवर्तन निकालेंगे, वेग हमने मान लिया 20 से 40 हुआ 2 सेकंड में, 20 से 40 कितने सेकंड में हुआ, 2 सेकंड में जो मेरा वेग है वो कितना हुआ 20 से 40। तो अगर वेग में परिवर्तन निकालेंगे, वेग में क्या निकालेंगे, परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 40 माइनस 20। तो वेग में परिवर्तन आया है, वो वेग में परिवर्तन कितना आया 20। वेग में परिवर्तन कितना आया 20। कितने समय में आया, 2 सेकंड में आया। तो हमने ये 2 कर दिया है, ठीक। तो ये जो नई राशि प्राप्त होगी इसी को बोला जाएगा त्वरण। इसी को क्या बोला जाएगा, त्वरण कहते हैं। और त्वरण को हम प्रदर्शित करते हैं ए से। समझ में आ गई वाली चीज, त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। तो ये तो आया त्वरण, और अभी ये आया धनात्मक त्वरण। अब मान लिया ऋणात्मक त्वरण भी आता है कभी कभी। ये तो धनात्मक हो गया, 20 से 40 हो गया, बढ़ रहा है, स्पीड उसकी जो है बढ़ रही है। समझ में आया, वेग उसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो त्वरण आ गया हमारा प्लस में आया, ठीक। अब अगर मान लिया यही स्पीड जो है पहले 40 थी, 40 से हो गई है 20, 40 से स्पीड कितनी हो गई है 20 हो गई है। अब वेग में अगर परिवर्तन निकालेंगे तो बाद वाले में से हम पहला वाला घटाएंगे, 20 माइनस 40 यानी कि 20 आया। मेरी स्पीड घट रही है, मेरी वेलोसिटी घट रही है, इस वजह से ये हमारा किस में आया, माइनस में आया। अब ये 2 सेकंड में ही हमने मान लिया 20 से वो 20 से कितना हो गया था, वो 40 से कितना हुआ 20, 2 सेकंड बाद कितना हो गया। तो ये जो वेग में परिवर्तन हुआ और ये समय, इस अनुपात को क्या बोला जाता है, त्वरण। इससे ये हमें समझ में आता है कि त्वरण क्या होता है, कि हमारे वेग में जितना परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन होने में जितना समय लगा है, अगर उस समय का भाग दे देंगे तो इस चीज को क्या बोला जाएगा, त्वरण। समझ में आया, ये लिख देंगे वेग परिवर्तन तथा उसमें लगे कुछ कुल समय अंतराल के अनुपात को क्या बोला जाता है, त्वरण कहते हैं। या बोल देंगे वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है, त्वरण। दर का मतलब है अपॉन में क्या होगा, समय। अगर दर बोला है कहीं पे तो अपॉन में क्या है, समय। तो या तो बोलते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन और वेग परिवर्तन की दर, दर का मतलब अपॉन में समय, तो वेग परिवर्तन अपॉन समय की को क्या बोला जाएगा, त्वरण कहते हैं। या बोल देंगे वेग परिवर्तन तथा इसमें लगे कुल समय अंतराल के अनुपात को त्वरण कहते हैं। तो जो चीज हमें अच्छी लगेगी वो लिख दो यहाँ पे। हमें एक लाइन वाली अच्छी लग रही है वो लिख देंगे यहाँ पे। तो त्वरण क्या है, त्वरण जो है वो त्वरण क्या है, त्वरण है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं।
त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला लिख देंगे, अर्थात त्वरण ए बराबर, अर्थात त्वरण ए बराबर क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन अपॉन में क्या है, समय अंतराल। समय अंतराल का मतलब जो है वेग परिवर्तन होने में समय का जो अंतराल है वो कितना है, तो वेग परिवर्तन अपॉन में क्या होगा, समय अंतराल। ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज को, ए बराबर वी माइनस यू अपॉन में क्या है, डेल्टा टी। वी माइनस यू डेल्टा टी, या लिख देंगे वी माइनस यू अपॉन टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब ये नई भावी कहां से आ गई है, ये तो वेग परिवर्तन, ये v माइनस यू कहां से हो गया। v और u ये होते हैं वेग, v और u क्या है, वेग। और वेग क्या होते हैं, वेग दो होता है, एक होता है प्रारंभिक वेग, एक होता है अंतिम वेग। अभी हम जा रहे थे अभी 20 की स्पीड से, एकदम से हमारा जो है 2 सेकंड के बाद 40 हो गया, तो पहले वाला 20 था, बाद वाला कितना था, 40। एक तो हमारा 20 था और एक हमारे पास कितना था, 40 था। तो हम अगर वेग में परिवर्तन निकालेंगे तो वेग में परिवर्तन कितना आएगा निकल के, भाई वेग में परिवर्तन हो जाएगा 40 माइनस का 20। यानी जो पहले वाला वेग है इसे हम u से प्रस्तुत करते हैं, बाद वाले वेग को हम किससे प्रस्तुत करेंगे, v से। तो वेग में परिवर्तन निकालेंगे तो क्या होगा, v माइनस का u। वेग में परिवर्तन क्या होगा, v माइनस का u। तो इतना याद रखना है, जो प्रारंभिक वेग होता है इसे हम u से प्रदर्शित करते हैं। प्रारंभिक वेग का मतलब क्या, जो पहले वाला वेग होता है उसे हम किससे प्रस्तुत करते हैं, u से, और बाद वाले वेग को हम किससे प्रस्तुत करेंगे, v से। अगर भूल जाओ कि कौन सा किसमें है तो ऐसे याद रखो, एबीसीडी में u पहले आता है, v बाद में आता है। एबीसीडी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, यू वी, u पहले v बाद में। तो पहले कौन आया, पहले आया u, तो पहले वाला वेग जो होगा वो हम किससे प्रस्तुत करेंगे, u से, प्रारंभिक वेग u। और v आया बाद में, तो बाद वाला वेग हम किससे प्रस्तुत करेंगे, v से, यानी कि अंतिम वेग किससे प्रस्तुत करेंगे, v से। उम्मीद है याद समझ में आ गया होगा कि u क्या है और v क्या है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। अब इसका मात्रक लिखेंगे। अब ये कैसी राशि है, देखो उधर वेग, त्वरण किससे बना है, वेग से, और वेग कैसी राशि है, सदिश राशि। तो ये कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है। यह एक कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है। ये वाला पॉइंट भी इसके नीचे लिख देंगे, यह एक सदिश राशि है। यह एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक, इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। इसका मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। याद रखना, दूरी का मीटर, विस्थापन का मीटर, चाल का मीटर प्रति सेकंड, वेग का मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो गई ये वाली चीजें। एक चीज और है यहाँ पे, इसी त्वरण को कभी कभी मंदन भी बोल दिया जाता है। इस त्वरण को क्या बोल दिया जाता है, मंदन। मंदन कब बोलते हैं, जब त्वरण जो है ऋणात्मक आता है। त्वरण कैसा आता है, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक त्वरण को बोला जाता है मंदन। ऋणात्मक त्वरण को क्या बोला जाता है, ऋणात्मक त्वरण को बोला जाता है मंदन। तो ये वाली भी चीज लिख देंगे यहाँ पे, अगर माइनस में हमारा त्वरण आता है तो उसे क्या बोला जाएगा, मंदन। तो ये पॉइंट करके लिख देंगे, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, नोट करके लिख देंगे एक पॉइंट, ऋणात्मक त्वरण को, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। मंदिर नहीं कहते हैं ना, मदिरा कहते, क्या बोला जाता है, मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण, त्वरण को ही मंदन बोला जाता है। त्वरण का ही दूसरा नाम मंदन है, लेकिन त्वरण को मंदन तब बोलेंगे जब जो है त्वरण हमारा कैसे आए, माइनस में आए। माइनस में तभी आएगा जब वेग हमारा क्या हो रहा हो, घट रहा हो। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ एक बार, सभी लोग बताएंगे। इतने पॉइंट हमारे हो गए हैं, समझ में आ गया ये, बताओ मेरे भाई मेरे बहन, बताओ जल्दी से, समझ में आया। अच्छा अच्छा, समझ में आया तो दूसरा समझो फिर। अगला पॉइंट लिखना है हमें, दूरी तथा विस्थापन में अंतर। किसमें किसमें अंतर लिखना है, दूरी तथा विस्थापन में अंतर। तो दूरी तथा विस्थापन में अंतर क्या लिखना है, अंतर मतलब चीजें वो लिखनी है हमें जो दोनों में अलग अलग हो।
समझ में आया, दोनों में अलग अलग चीजें हो वो चीजें लिखनी है। तो दूरी और विस्थापन में अंतर लिखेंगे। पहला तो अंतर यही है कि यह वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई है, जो हमने परिभाषा लिखाई थी सेम वही वाला है। समझ में आया, तो पहला अंतर क्या होता है, यह वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई है, जबकि ये क्या होता है, यह वस्तु के प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी है। दोनों में एक अंतर हो गया, एक पथ की टोटल लंबाई है और एक अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की जो सबसे कम दूरी है वो है। तो दोनों अलग अलग बातें हो गई हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो पहला अंतर यही हो जाएगा, ये हो गया वस्तु की पथ की कुल लंबाई दूरी है, और वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो क्या है, वो है विस्थापन। एक पॉइंट ये भी लिखाया था, ये कैसी राशि है, अदिश राशि है, और ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। दो अंतर बन गए यहाँ पे, जो हमने परिभाषा लिखाई थी वहीं से दो अंतर बन गए। तो दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि, विस्थापन कैसी राशि है, ये है सदिश राशि। अगला पॉइंट है, इसका मान सदैव कैसा होता है, धनात्मक होता है। दूरी जो है ऋणात्मक कभी नहीं हो सकती है, दूरी हमेशा कैसी रहती है, धनात्मक रहती है। तो इसका मान सदैव कैसा रहता है, धनात्मक होता है। इसका मान सदैव कैसा होता है, धनात्मक होता है। और जो इसका मान है, इसका मान कैसा कैसा हो सकता है, इसका मान जो है धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी हो सकता है। तो ये वाला पॉइंट याद रखना, दूरी सदैव कैसी होती है, धनात्मक होती है, और विस्थापन जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। भले दूरी हम किसी बिंदु पर दूरी निकाल ले 5 मीटर, लेकिन विस्थापन वहां पे आ सकता है 0। समझ में आया, माइनस में भी आ सकता है। तो ये वाला पॉइंट याद रखना है। अगला है, इसका मान विस्थापन के बराबर भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। दूरी जो है विस्थापन के बराबर भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है, लेकिन जो विस्थापन है वो तो बराबर तो हो सकता है दूरी से, लेकिन दूरी से कभी अधिक नहीं होगा। दूरी से हमेशा कैसा होगा, कम होगा, क्योंकि न्यूनतम दूरी होती है। तो बराबर तो हो सकता है। देखो इधर एक बार ये वाला पॉइंट यहाँ पे हम समझ लेंगे। यहाँ पे क्या पॉइंट है, ये एक जो है ऋणात्मक वाला समझ लेंगे, और एक यहाँ पे ये धनात्मक, और ये वाला समझ लेंगे अधिक और कम वाला। देखो इधर, तो इसका मान सदैव कैसा होता है, धनात्मक। इसका मान शून्य भी हो सकता है। देखो इधर, इसका मान शून्य कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है। हम यहाँ से गए, इसके यहाँ से गए, हम ए से कहाँ तक गए, बी तक, यहाँ से यहाँ तक के बीच की 2 मीटर दूरी है। हम चलना स्टार्ट हुए ए से, हम कहाँ से चलना स्टार्ट हुए, हम ऐसे गए हैं, टुक 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 टुक, हम पहुंच गए बी पर। कहाँ पे पहुंच गए, बी पर। बी से तुरंत हम रुके नहीं, तुरंत बी से हम इधर आ गए, एकदम से किस पर आ गए, ए से गए बी पर गए, बी से तुरंत ए पर आ गए। अगर हमारे द्वारा तय की गई दूरी निकालेंगे तो हम जाने में 2 किलोमीटर हुए हैं और आने में 2 किलोमीटर, तो हमने कितनी दूरी तय की है, 4 मीटर दूरी तय की है। लेकिन अगर हम इसी स्थिति में विस्थापन निकालेंगे तो विस्थापन हो जाएगा 0। विस्थापन 0 कैसे हो जाएगा, विस्थापन 0 ऐसे हो जाएगा क्योंकि यहीं से हम चलना स्टार्ट किए और यहीं पे आ गए, यानी हमारा अंतिम बिंदु भी यही है, प्रारंभिक बिंदु भी यही, और अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु एक ही है, तो एक ही पॉइंट है दोनों। तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ में आया, तो यहाँ पे दूरी तो है 4 मीटर, लेकिन उसका विस्थापन कितना आया, 0 आया। ऐसे हो जाएगा विस्थापन यहाँ पे। अब माइनस कैसे हो सकता है, माइनस ऐसे हो सकता है, हम यहाँ से चलना स्टार्ट हुए, यहाँ से गए हैं 2 मीटर, यहाँ से कितने मीटर गए हैं, 2 मीटर, और यहाँ से हम आ गए इधर, यहाँ से ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, और हम गए हैं ए से बी तक ऐसे, और बी से कहां पर आ गए, ए तक। ए से बी तक गए, बी से ए तक आ गए, और यहाँ पे हम आ गए सी पॉइंट पर। ये यहाँ पे कहां पर आ गए, सी पॉइंट पर, 2 मीटर आ गए यहाँ। समझ में आया, तो दूरी हमारी कितनी हो गई, यहाँ पे ए से बी तक गए, बी से फिर कहां तक आए, सी तक आए। तो 2 जाने में, 2 आने में, 4, 4 और 2 6, दूरी हमारी कितनी हो गई, 6। विस्थापन निकालेंगे, हम ए से बी तक गए, बी से ए तक आए, यहाँ पे विस्थापन कितना हो गया, 0। यहाँ पे विस्थापन 0 हो गया। फिर हम इधर विपरीत दिशा में चले गए। किस दिशा में चले गए, विपरीत दिशा में चले गए। इस पॉइंट से हम इधर आ गए, अपोजिट साइड में आ गए, तो हमारा विस्थापन कितना हो जाएगा, माइनस का 2, क्योंकि हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं, इस वजह से ये विस्थापन कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो बस इतना याद रखना है, इसका मान विस्थापन के बराबर हो सकता है तथा अधिक भी हो सकता है। ये वाला जो है धनात्मक हुआ, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। इसका मान जो है कैसा हो सकता है, बराबर हो सकता है विस्थापन से, अधिक भी हो सकता है। ये सदैव कैसा होगा, या तो दूरी से बराबर होगा, या दूरी से छोटा होगा, या दूरी से बड़ा नहीं होगा। कैसा नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा। अब यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट और हमें लिखना है, ऐसे ही करके यहाँ पे एक और पॉइंट लिखना है, जिसका नाम यहाँ पे क्या है, जिसका नाम है चाल तथा वेग में अंतर। किसमें अंतर लिखना है, चाल तथा वेग में अंतर। मेरे भाई, किसमें अंतर लिखना है, चाल तथा वेग में अंतर। देखो इधर,
जैसे जो चीजें हमने उसमें लिखाई थी सेम चीजें वही हैं। देखो उधर चाल किससे मिलकर बना है, चाल मिलकर बना है किससे, दूरी से। वेग किससे मिलकर बना है, विस्थापन से। तो यहाँ पे पहला अंतर वही परिभाषा वाला हो जाएगा। परिभाषा वाला पहला अंतर क्या है, यह है वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी है। परिभाषा ये एक तो पॉइंट परिभाषा ही वाला अंतर हो जाएगा। ये वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी है, यह वस्तु के एकांक समय का क्या है, विस्थापन है। एक एक हो गया, यह एक कैसी राशि है, अदिश राशि है, कैसी राशि, सदिश राशि है। सेम पीछे वाले अंतर है। इसका मान सदैव धनात्मक होगा, इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। इसका मान वेग के बराबर तथा अधिक भी हो सकता है। इसका मान चाल के बराबर हो सकता है, छोटा हो सकता है, अधिक नहीं हो सकता है। सेम वही है, ये सब तीनों पॉइंट वही लिखे हैं वो लिख दो, क्योंकि चाल जो है वो किससे मिलकर बना है, दूरी से। तो दूरी वाले अंतर लगभग समान आ गए हैं। वेग विस्थापन से तो विस्थापन वाले पॉइंट आ गए हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर भी कोशिश करेंगे, दोबारा से क्लास एक बार देख लेंगे और पीछे की क्लास जरूर देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।